Hello guys, welcome back to my YouTube channel UPSC Aspirant Talkies. In this video, we will discuss election of president and impeachment of president. लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन एंड फर्स्ट पास्ट पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ इलेक्शन। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली वोट करके रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एमएलए, एमपी और सरपंच के इलेक्शन में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। तो इसका बेस है हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बेस पे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन को डिफाइन किया है। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टू मेथड ऑफ इलेक्शन। तो अब आप बोलोगे कि मैम पहले ही आपने 4 मेथड ऑफ इलेक्शन को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, पहले तो आपने 2 मेथड ऑफ इलेक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद अब आप बोल रही हो टू अनदर मेथड ऑफ इलेक्शन। तो वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन का बेस अलग है और फर्स्ट पास्ट पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का बेस अलग है। इनका बेस है वोट वैल्यू, ठीक है। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है, चाहे इसमें कोई भी वोट करे, या तो मैं वोट करूं या पीएम, सीएम, डीसी, मतलब कोई भी वोट करे, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात पता है क्या, कि ये ट्रू डिजायर ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो कैसे, तो सुनो। मान लो कि कहीं पर गांव या शहर में इलेक्शन होता है, ठीक है, और वहां पे 4 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ पे ए को वोट मिलते हैं 30%, बी को 25%, सी को 25% और डी को मिलते हैं 20%। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, विनर कौन होगा, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं उसको 30% मिले ए को, तो विनर तो वही होगा। लेकिन आपने नोटिस किया कि उसको 70% लोगों ने मना किया है, मतलब वो उसे पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ 30% लोगों ने उसे वोट किया है। तो यहाँ पर 30% वोट मिलने के बाद भी ए विनर हो गया। तो अब आप बोलोगे कि जब ये मेथड ट्रू डिजायर ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता तो इस मेथड को हटा क्यों नहीं देते हैं। तो देखो, अगर किसी चीज के नुकसान होते हैं, घाटे होते हैं, तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं। तो अब आप बोलोगे इसके क्या फायदे हैं, तो इसके फायदे सुनो। इंडिया की पॉपुलेशन 250 करोड़ से ज्यादा की है और यहाँ ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड हैं, सभी तो एजुकेटेड नहीं है। तो उनको एक ऐसा मेथड चाहिए जो कि सबसे इजी हो और सिंपल हो उनके लिए। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम सबसे इजी मेथड है इलेक्शन का। प्लस दूसरी बात ये कि इस मेथड से इलेक्शन कंडक्ट करवाने में खर्च भी कम आता है, तो मेथड इकोनॉमिक भी है। तीसरी बात ये कि जो फाइनल रिजल्ट है वो सबसे फास्ट आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए इंडिया में ऐसे इलेक्शन जहाँ ज्यादातर एडल्ट पॉपुलेशन वोट करती है, वहाँ फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करवाने का फैसला लिया हुआ है। लेकिन जब हमारे हेड ऑफ द स्टेट को चुनने की बात आती है तो वहाँ हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हम उस मेथड से उनको चूज करें जो ट्रू डिजायर ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हो। वहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि ये मेथड डिफिकल्ट है या इसमें मनी ज्यादा लग रहा है, ठीक है, वो सब नहीं देखेंगे। तो हम हमारे हेड ऑफ द स्टेट को चूज करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, तो देखो यहाँ पर वो नहीं जीतेगा, वो विनर नहीं होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इस मेथड में सबसे पहले उस रिप्रेजेंटेटिव को कोटा मेथड पास करना होगा, उसके बाद ही वो विनर बनेगा। अब आप बोलोगे ये कोटा मेथड क्या होता है, तो देखो कोटा मेथड एक फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले को मैं आपको एक पेन पेपर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। तो कोटा मेथड के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोजीशन प्लस 1 प्लस होल में 1। जैसे सपोज टोटल 10 वोट्स पोल्ड हुई हैं और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की पोजीशन कितनी होती है, 1 होती है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
हमें प्रेसिडेंट बनने के लिए 6 वोट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कोटा मेथड की। अब इसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हर वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। यहाँ एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है और एमपी के वोट की वैल्यू अलग होती है। तो अब आप बोलोगे कि अब कैसे पता चलेगा कि किस एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए ना फॉर्मूला है। तो वो दोनों के लिए फॉर्मूला है, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए के लिए भी, वोट वैल्यू ऑफ एमपी के लिए भी। तो अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए के लिए फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल मेंबरशिप ऑफ विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इनटू 1/1000। अब देखो हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग होती है और उधर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट का नंबर भी अलग अलग होता है। तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट, मतलब सभी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अब एमएलए की वोट की वैल्यू तो जान ली, अब आप बोलोगे एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट अपॉन टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो अगर हम सभी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू को ऐड करके टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एमपी के वोट की वैल्यू सेम होती है। अब एक टर्म होती है जो आपको बहुत बार सुनने को मिलेगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं। सपोज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हो रहे हैं ए बी सी डी और इनको 10 लोग वोट करते हैं, ठीक है। इसमें वो एक को नहीं चुनेंगे, सबको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे वो पहले नंबर पे किसे पसंद करते हैं, दूसरे पे किसे, तीसरे पे किसे और 4th नंबर पे किसे। अब ABCD नाम की बॉक्स रखी होगी। अब वो 10 आदमी जिन्हें वोट करना है जाएंगे और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है वोट डालेंगे, मतलब वो पर्ची उस पेटी में डाल देंगे। अब सबकी पेटी खुलेंगी, माना ये सिनेरियो बनता है, ठीक है, कि ए को किसने किस पे रखा है, बी को किसने किस पे और सी को और डी को किसने कौन सी वाली प्रेफरेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको कितनी मिली है। तो ए को 4 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, बी को 3 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है, सी को 2 लोगों ने और डी को 1 ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा हुआ है। लेकिन हमें याद हो कि कोटा सिस्टम का यूज़ होता है, तो कोटा सिस्टम का फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें टोटल 6 वोट्स चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो देखो डी के तो चांसेस है नहीं, तो अब देखेंगे कि डी को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया है उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है। तो अब सेकंड प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट किया जाएगा और ए में 1 वोट काउंट हो जाएगा। लेकिन देखेंगे कि 6 वोट तो अब भी नहीं मिले, तो सी जिसके पास कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है तो अब उसको बुलाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको दिया है। तो वहाँ से सी में से 1 वोट और मिल जाएगा ए को, तो वो फिर ए के पास हो जाएंगे टोटल 6 वोट और ए बन जाएगा प्रेसिडेंट। तो गाइस ये तो बात हो गई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका बेस होगा वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे वो वॉयलेशन, जैसे कि मान लो कोई बिल है वो आया और वो उन्हें पास करना है और उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस बिल को पास नहीं करूंगा। उनके पास ये पावर तो है कि वो इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन होने के बाद वो बिल दोबारा आता है तो वो उन्हें पास करना ही होगा और वो नहीं कर रहे हैं पास, तो ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, तो उनको इम्पीच कर सकते हैं। तो अब वेयर इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी इम्पीचमेंट को इनिशिएट किया जा सकता है। अब कैसे इनिशिएट करेंगे, तो मान लो जो भी चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हैं उसको 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस साइन किए होने चाहिए और प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। अब जिस हाउस में ये बिल इनिशिएट हुआ है वहां पर 2/3 ऑफ टोटल मेंबर अगर उसको साइन कर देते हैं तो वो बिल जाएगा दूसरे हाउस में। अब दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज को और प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो खुद अपीयर होके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दूसरे हाउस ने भी वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज को सही इन्वेस्टिगेट किया और वो सही है तो वो भी 2/3
टोटल मेंबर उसको साइन करेंगे और पास कर देंगे और इसके बाद प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर थे वो इलेक्शन के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन इम्पीचमेंट की प्रोसेस में आपको याद रखना है वो पार्टिसिपेट करते हैं और कौन नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी कवर हो गया है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल मेक श्योर कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। और थैंक यू।